हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10 के साइंस में आज हम न्यू चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, तो कार्बन तो हमें पता है, पीरियोडिक टेबल में कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर 6 है। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, हमें पता है। ठीक है, उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होंगे? 6 होंगे। ठीक है, और आउटर बाहर जो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी कितने होंगे? 6 होंगे। मतलब कि उसके पास 6 प्रोटॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इसीलिए उसका एटॉमिक नंबर भी क्या है? 6 है। ठीक है, कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, तो हमने 9th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था कि नहीं? ठीक है, तो कार्बन का नंबर क्या है? 6, C6 ऐसे लिखा जाता है। एटॉमिक नंबर को कहाँ लिखा जाता है? ऐसे नीचे लिखा जाता है, C6 दैट मीन्स कि इट्स एटॉमिक नंबर। 6 क्या इंडिकेट करता है? जो भी यहाँ पे एलिमेंट लिखा है उसका एटॉमिक नंबर, मींस सफिक्स में जो लिखा होगा वो उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमने कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, आपको याद हो तो। ठीक है, यहाँ पे हम शेल लिखते थे KLMNN, ऐसे हम शेल्स लिखते थे। ठीक है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखते थे। तो कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो K शेल में 2 आएंगे और L शेल में क्या आएंगे? 4 आएंगे ना। ठीक है, तो इसका हम आगे यूज करेंगे। इसके ऊपर ही ये 4 है ना, जो उसके ऊपर ही पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है। इसकी ये 4 जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसकी वजह से ही कार्बन कौन कौन से कंपाउंड्स बना सकता है, वो कंपाउंड क्यों बनाता है। ठीक है, ये सब कुछ पूरे चैप्टर में इसके रिलेटेड आएगा। ठीक है, तो हम पहले से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे इसके ऊपर से कैसे है वो आपको समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे सब कुछ समझते जाएंगे वैसे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि इन द लास्ट चैप्टर वी केम टू नो मेनी कंपाउंड्स ऑफ इम्पोर्टेंस टू अस। ठीक है, लास्ट चैप्टर मतलब कि जो 3rd चैप्टर था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें हमने बहुत सारी मेटल्स पढ़ी थी, बहुत सारी नॉन मेटल्स पढ़ी थी। मेटल की अलग अलग प्रॉपर्टीज हमने देखी थी ना। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें उसमें हमने देखी थी। तो बहुत हम जो डेली रूटीन में जो चीजें यूज करते हैं उसमें से बहुत सारी मेटल्स थी, बहुत सारी नॉन मेटल्स थी। तो ये जो कार्बन है ना, कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। ठीक है, तो ये सारी रूटीन में हम जो चीजें यूज करते हैं उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत उस चैप्टर में देखा था, बाकी का थोड़ा बहुत हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सम मोर इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। ऑल्सो वी शैल बी learning about carbon and element which is of immense significance to us in both its elemental form and in the combined form। ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म मतलब कि कार्बन अकेला हो, और कंबाइंड फॉर्म मतलब कि कार्बन के साथ दूसरे एलिमेंट भी मिक्स हो, वो क्या बनाएगा? कंपाउंड बनेगा। हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही है कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है। चैप्टर 1 में पढ़ा था ना हमने। चैप्टर 1 में था या 2 में था? शायद 1 में था या 2 में, वो मुझे पक्का याद नहीं है। 1 में 2 में था, यस। ठीक है, प्योर कंपाउंड्स वाला जो चैप्टर था, चैप्टर 2 में। ठीक है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स क्या होते हैं वो हमें पता है। तो कार्बन अकेला अगर होगा तो वो एलिमेंटल फॉर्म में है, दूसरे किसी एलिमेंट के साथ वो मिक्स होगा तो वो उसका क्या हुआ? कंबाइंड फॉर्म। एंड कंपाउंड फॉर्म मतलब कि कंपाउंड। कंबाइंड फॉर्म का मतलब क्या होता है? कंपाउंड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो कार्बन अपने एलिमेंटल फॉर्म में भी बहुत जरूरी है और अपने कंपाउंड के फॉर्म में मतलब कि कंबाइंड फॉर्म में भी बहुत जरूरी है। ठीक है, लुक एट द आइटम्स दैट कम इन द लास्ट कॉलम ऑफ द, ये टेबल एक बनानी है आपको। आपके घर में जितनी भी चीजें आपको आजू बाजू में, घर में या तो आपको आजू बाजू में जितनी भी चीजें आपको दिखती है उसे सेपरेट करो। पहला क्या है? थिंग्स मेड ऑफ मेटल, कौन कौन सी चीजें हैं जो मेटल की है। फिर थिंग्स मेड ऑफ ग्लास और क्ले, कांच की चीजें या तो क्ले की चीजें, जैसे कि चाइना क्ले होती है ना। ठीक है, तो कौन सी चीजें ग्लास की है, कौन सी चीजें क्ले की है। जैसे कि हमारे घर में कप और सॉसर होते हैं, वो क्ले होता है, वो कांच नहीं होता, ग्लास नहीं होता। ठीक है, 2 टाइप के आते हैं, ग्लास के भी होते हैं और क्ले के भी होते हैं। जनरली हम जो यूज करते हैं व्हाइट या तो अलग अलग कलर का, वो क्ले होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होगा तो वो ग्लास होगा। क्लियर? ठीक है, तो ये टाइप के हम अलग अलग चीजें हमारे घर में दिखती है। और दूसरी है अदर, कि जो मेटल से भी ना बनी हो और ग्लास या तो क्ले से भी ना बनी हो।
वैसी चीजें अधर में आएगी, ठीक है। जैसे कि ये बुक है तो ये मेटल भी नहीं है और ग्लास या तो क्ले भी नहीं है, तो ये अधर में आएगा। क्लोथ्स, तो क्लोथ्स है वो मेटल भी नहीं है और ग्लास या तो क्ले भी नहीं है, तो वो अधर में आएगा। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ऐसी तो बहुत सारी चीजें घर में होगी, ठीक है। कहीं सारी चीजें मेटल होगी तो कहीं सारी चीजें हमारे घर में ग्लास या तो क्ले की होगी, तो कहीं सारी चीजें अदर थिंग की, जो इन तीनों में से किसी के भी ना बनी हो, ठीक है। तो लुक एट द आइटम्स दैट कम इन द लास्ट कॉलम ऑफ द अबोव टेबल फिल्ड बाय यू। हमने ऐसे टेबल बना दिया सपोज की, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि जो अदर्स लिखा है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, कि हमारे घर में ऐसी बहुत सारी चीजें होगी जो मेटल की भी ना बनी हो और ग्लास या तो क्ले की भी ना बनी हो, तो अदर्स में तो बहुत बड़ा लिस्ट आएगा, ठीक है। हाँ, योर टीचर विल बी एबल टू टेल यू दैट मोस्ट ऑफ देम आर मेड अप ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। और हमारे घर में हमारे आजू बाजू में जो भी चीजें हमें दिखती है ना, उसमें से मोस्टली चीजें कार्बन की बनी होगी। जैसे कि आपके क्लोथ्स, आपकी बुक, ये चॉक स्टिक, ठीक है। प्लास्टिक की जो भी चीज होती है ना, ऑल आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कार्बन एलिमेंटल फॉर्म में नहीं होता, बट क्या होता है, कंपाउंड फॉर्म में होता है। मेन इंग्रेडिएंट कार्बन होता है, ठीक है। वुड आप देखो, वुड हमें पता है क्या है, कार्बन ही है, ठीक है। क्योंकि आप उसे बर्न करोगे तो जो उसका कंप्लीट बर्न होगा, ठीक है, तो उसकी हमें बाद में क्या मिलेगी, एश मिलेगी, ठीक है। और अगर इनकम्प्लीट बर्न होगा तो वो कोल के फॉर्म में रह जाएगा, ब्लैक कलर का, ठीक है। तो वो कार्बन ही है, ठीक है। वुड आप घर में बहुत सारी फर्नीचर वगैरह की चीजें होगी, वो वुड की बनी होगी ना, ठीक है। तो एक कार्बन का कंपाउंड ही है, वो अधर में ही आएगा क्योंकि वो मेटालिक नहीं है और ग्लास और क्ले भी नहीं है। तो इसे तो बहुत सारी, सिर्फ वुड नहीं, हमारे घर में ऐसी बहुत सारी चीजें होगी कि जो अधर में आती है और मोस्टली कार्बन कंपाउंड की है। हमें डेली रूटीन में जो चीजें दिखती है ना, उसमें मोस्टली कार्बन की होती है, कंपाउंड की, ठीक है। तो कार्बन तो बहुत सारी चीजों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, क्लियर, ठीक है। नाउ कैन यू थिंक ऑफ अ मेथड टू टेस्ट दिस? what would be the product if a compound containing carbon is burnt? Do you know of any test to confirm this? ठीक है। तो वो चीज कार्बन की बनी है या नहीं, वो टेस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसमें से थोड़ी चीज लेके उसे आप जलाओगे, अगर वो अच्छे से बर्न होगा ना, ठीक है, बर्न होगा और उसके ऊपर से आपको ब्लैक कलर का क्या मिलेगा, एश जैसा मिलेगा। अगर आप उसे उसके ऊपर कांच की प्लेट रखो ना, तो उसमें ब्लैक कलर का राउंड होता हुआ मिलेगा। तो वो सारी चीजें कार्बन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कार्बन की। हम जो कैंडल यूज करते हैं ना, वैक्स, वो वैक्स भी कार्बन का कंपाउंड ही है, ठीक है। फिर या तो आप केरोसिन, पेट्रोल, डीजल यूज करो तो वो भी कार्बन का कंपाउंड ही है, ठीक है। पेट्रोलियम में से निकलता है, वो हमने देखा था 9th स्टैंडर्ड में, क्लियर। नाउ फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, books or many of the things that you listed are all above on this versatile element carbon, ठीक है, are all based on this versatile element carbon। ऐसे बहुत सारी मोस्टली चीजें कार्बन बेस से बनी है। मतलब कि उसका बेस क्या होता है, बेस एलिमेंट क्या होता है, कार्बन, ठीक है। बेस एलिमेंट कार्बन है, फिर कार्बन के साथ अलग अलग एलिमेंट जोड़ के पूरा कंपाउंड बनता है, क्लियर, ठीक है। तो बेस, मेन इंग्रेडिएंट, मेन एलिमेंट उसमें क्या होगा, कार्बन होगा, क्लियर, ठीक है। नाउ द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड इन द एटमोस्फियर इज क्वाइट नियर, ठीक है। हमें पता है कि अर्थ क्रस्ट के अंदर या तो एटमोस्फियर में जो कार्बन की क्वांटिटी है वो बहुत कम है, बहुत कम है। फिर भी कार्बन से बनी इतनी सारी चीजें हम यूज करते हैं, ठीक है। वाई? बिकॉज कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट, ठीक है। वो वर्सेटाइल क्यों है, वो इसी चैप्टर में आगे आएगा, ठीक है। उसे वर्सेटाइल क्यों बोला जाता है, ठीक है। द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम। कार्बन अकेला सिर्फ कोल के फॉर्म में ही अर्थ क्रस्ट में होगा, ठीक है। बाकी सारी चीजों में कार्बन होगा, बट वो कंपाउंड फॉर्म में होता है, जैसे कि कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, पेट्रोलियम, वो कंपाउंड फॉर्म है सारे, ठीक है। कोल है वो कार्बन का एलिमेंटल फॉर्म है, ठीक है। तो इन सबको मिला के अर्थ क्रस्ट में सिर्फ 0.02% ही कार्बन है। बाकी सारा जो अर्थ क्रस्ट है वो अलग अलग दूसरे एलिमेंट से या तो दूसरे कंपाउंड से बना है। कार्बन तो ओनली 0.02% ही है, वो भी एलिमेंटल फॉर्म में तो सिर्फ कोल ही है, बाकी सारा तो कंपाउंड फॉर्म में है, क्लियर, ठीक है। नाउ एंड द एटमोस्फियर है 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसमें भी कार्बन अकेला नहीं है, एटमोस्फियर में भी कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कंपाउंड फॉर्म में है, वो भी 0.03%
कार्बन डाइऑक्साइड है, सुनो ध्यान से, 0.03% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन अकेला नहीं है। तो सोचो ये 0.03% पूरा कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसमें से ये ऑक्सीजन निकाल दोगे तो कार्बन तो बहुत कम बचेगा ना, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, मतलब कि कार्बन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है, उसकी क्वांटिटी 0.03% है। अगर उसमें से भी ऑक्सीजन निकाल दोगे तो कार्बन तो इतना भी नहीं बचेगा, उससे भी कम बचेगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन मिलने के बाद इतना है ना, तो ऑक्सीजन निकल जाएगा तो कार्बन तो बहुत कम बचेगा, ठीक है। तो सोचो एटमॉस्फेयर में भी कार्बन कितना कम है। वैसे अर्थ क्रस्ट में भी ये सारे कंपाउंड के नाम लिखे हैं, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, फिर पेट्रोलियम, तो वो सारे तो कंपाउंड है, वो कंपाउंड फॉर्म में भी 0.02% है। तो सोचो एलिमेंटल फॉर्म होगा तो वो तो कितना कम होगा, है ना। तो अर्थ क्रस्ट में, एटमॉस्फेयर में कार्बन की क्वांटिटी इतनी कम है, फिर भी हम जो रूटीन में यूज करते हैं ना, उसमें से 70% चीजें कार्बन की बनी है। रूटीन में हम जो यूज करते हैं ना, उसमें से 70% चीजें कार्बन की बनी है, सोचो, ठीक है। नाउ इन स्पाइट, और हाँ ये दोनों फिगर याद रखना, अर्थ क्रस्ट में 0.02% और एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। ये फिगर 1 मार्क में पूछ सकते हैं, तो दोनों नंबर याद रखना, ठीक है। नाउ in spite of this small amount of carbon available in nature, the importance of carbon seems to be immense, ठीक है। इमेंस बोल के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कार्बन नहीं होता तो हमारी लाइफ ऐसी होती ही नहीं, ठीक है। आप जो प्लास्टिक की चीजें सोचो, प्लास्टिक कितना सारा यूज होता है, प्लास्टिक के बिना की कोई भी चीज आपको दिखती है, ठीक है। आप टेक्नोलॉजी में भी देखो, आप घर पे कंप्यूटर या तो आपके पास जो मोबाइल है वो भी प्लास्टिक से बना है। अगर प्लास्टिक नहीं होता तो क्या होता, सोचो, ठीक है ना, ठीक है। और प्लास्टिक का बेस कौन है, कार्बन, तो कार्बन अगर नहीं होता तो क्या होता, ठीक है। तो कार्बन इमेंस, कार्बन का इंपॉर्टेंस इमेंस है, मतलब कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच मेक कार्बन सो इम्पोर्टेंट टू अस, ठीक है। कार्बन क्यों इंपॉर्टेंट है वो सारा हम इस चैप्टर में देखेंगे। क्लियर, ठीक है। वो चीजें, इतनी सारी चीजों में कार्बन कनेक्ट होता है, वाई, बिकॉज ऑफ इट्स वर्सेटाइल नेचर। और वर्सेटाइल नेचर क्या होता है वो इसी चैप्टर में आगे के टॉपिक में हम देखेंगे। क्लियर। नाउ बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवेलेंट बॉन्ड, अब ये यूज होगा इसका, अब हम यूज करेंगे, ठीक है। कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। देखो आगे चैप्टर नंबर 3 में हमने एक इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और वीकेंड से आयोनिक बॉन्ड देखा था, याद है सबको। चैप्टर नंबर 3 में हमने देखा था कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक दूसरे के साथ कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, आयोनिक बॉन्ड। हमने NaCl का एग्जांपल लेके देखा था, याद हो। कौन सा एग्जांपल हमने लिया था, NaCl का एग्जांपल लिया था, ठीक है। उसमें हमने देखा था कि सोडियम अपने आप में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके पॉजिटिव आयन बनाता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा, याद है, ठीक है। जिसे हम दूसरा नाम देते थे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये बॉन्ड का एक टाइप है, आयोनिक बॉन्ड क्या है, बॉन्ड का एक टाइप है। वैसे ही कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बनाता है, ये बॉन्ड का दूसरा टाइप है, एक आयोनिक बॉन्ड, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड के टाइप तो अलग अलग है, बट आपके सिलेबस में जितने हैं उतने आपको बोल रही हूँ। बॉन्ड के टाइप तो अभी भी ज्यादा भी है, ठीक है। तो एक ये है आयोनिक बॉन्ड जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, या तो कोई भी कंपाउंड के बीच में भी बन सकता है, बट उसमें जरूरी क्या है कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयन और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन प्रेजेंट होना चाहिए। वैसे ही कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। वो आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता क्योंकि उसकी वो कैपेसिटी नहीं है। कार्बन आयोनिक बॉन्ड बना सके उतनी कैपेसिटी उसके पास नहीं है। क्यों नहीं है वो अभी इसी टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। इसीलिए कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। देखो ये आयोनिक बॉन्ड में हमने क्या देखा था, याद करो, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो वो ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए अपनी लास्ट और बीच में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा था, याद है, ठीक है। सोडियम का इलेक्ट्रॉन नंबर क्या है, 11। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन थी 281, याद है सबको, ठीक है ना। ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता था,
रिमूव कर देता था, ठीक है। इसीलिए हम क्या लिखते थे, प्लस। जहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है वो पॉजिटिव बनता है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो क्या बनता है, नेगेटिव आयन बनता है, देखा था हमने, ठीक है। तो ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके पॉजिटिव आयन बनता है, ठीक है। और क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन, क्लोरीन का नंबर क्या है, 17, ठीक है। तो वो कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 287 था। तो इसे ऑक्टेट बनाना हो यहाँ पे तो 1 प्लस कर देगा तो 8 बन जाएगा। तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है वो खुद ले लेता है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन जो रिमूव करता है वो कौन ले लेता है, क्लोरीन। तो इसकी वजह से सोडियम +1 बनता था और क्लोरीन -1 बनता था, देखा था हमने, ठीक है। तो ये आयंस से इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करना और इलेक्ट्रॉन गेन करना। दैट मीन्स कि सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इसे शेयरिंग नहीं बोलते, याद रखना। वर्ड शेयरिंग यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड में यूज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे होगा वर्ड यूज कि इलेक्ट्रॉन लूज करना और इलेक्ट्रॉन गेन करना, लूजिंग द इलेक्ट्रॉन और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, क्लियर, ठीक है। बट ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। क्या होता है, शेयरिंग। जैसे कि अगर आपके क्लास में आप 2 स्टूडेंट एक साथ एक बेंच में बैठे हो, ठीक है। आप पेन लेके आए हो, आपका फ्रेंड पेन भूल गया, ठीक है। तो वो टीचर क्लास में कुछ लिखवा रहे हैं तो आप क्या करोगे, फटाफट अपनी पेन शेयर करोगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। 2 सेंटेंस खुद लिख के फिर उसे दे दो, वो लिख लेगा, फिर वापिस आप लिखो। ऐसे इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब ये पेन का क्या होता है, शेयरिंग होता है ना, ठीक है। आपके पास भी एक ही पेन है, आपका फ्रेंड पेन भूल गया तो आप क्या करोगे, थोड़ी देर के लिए आप लिखोगे, फटाफट से आपका फ्रेंड लिखेगा, फिर थोड़ी देर के लिए आप लिखोगे, आपका फ्रेंड लिखेगा। तो आपने पेन शेयर की बोलते हैं ना इसे, ठीक है। वैसे ही कार्बन क्या करता है, अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन तो 4 ही होंगे ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 4, ठीक है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन का वो क्या करता है, शेयरिंग करता है। ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है, ना तो अनदर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है। देखो हमने 9th स्टैंडर्ड में ऐसा पढ़ा था, ठीक है, कि कोई भी एलिमेंट है वो नोबेल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लाने की ट्राई करता है। नोबेल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि पहला जो नोबेल गैस है उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2 है, उसके बाद 2-8 आएगा, उसके बाद 2-8-8 आएगा, ठीक है। हीलियम की 2, नियोन की 2-8, हीलियम का नंबर एटॉमिक नंबर 2 है तो उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, ओनली के शेल में 2। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है तो उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 2-8, ठीक है। तो ऑक्टेट फुलफिल करना हो, ठीक है, मतलब इसे नोबेल गैस जैसी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन चाहिए हो तो ये 4 रिमूव करके हीलियम जैसा बन सकता है ना। ये 4 रिमूव हो जाए तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, तो हीलियम जैसा बन जाएगा। या तो फिर इसमें 4 ऐड कर दे तो 2-8 हो जाएगा, तो नियोन जैसा बन जाएगा, ठीक है। तो इसे तो दोनों कंडीशन में सेम चीजें हुई ना, या तो 4 ऐड कर दे या तो ये 4 रिमूव कर दे। आया समझ में, ठीक है। ये करना पड़ेगा, तो ये नहीं करता क्योंकि 4 इतनी इसके पास। देखो हमने ऐसा देखा था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम होते हैं कोई भी एलिमेंट में। कोई भी एलिमेंट का जो एटम होता है उसमें न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन है बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और हमने फिर ऐसा भी देखा था कि कभी भी प्रोटॉन आजू बाजू के एलिमेंट में नहीं जाता, वो अपने न्यूक्लियस में ही रहता है। तो प्रोटॉन की वजह से बॉन्डिंग नहीं बनते, बॉन्डिंग ओनली इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में जाता है या तो शेयर होता है, ठीक है। तो इसमें प्रोटॉन तो 6 के 6 रहेंगे ना, ठीक है। तो सपोज कि ये 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करे तो 6 प्रोटॉन के पास इतनी सारी कैपेसिटी होती है कि वो इनको जकड़ के रखता है। ये 4 इलेक्ट्रॉन इतने सारे इलेक्ट्रॉन को वो जाने नहीं दे सकता क्योंकि ये 2 सिर्फ इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन के हिसाब 6 प्रोटॉन के हिसाब से ये 2 सिर्फ इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी बचा नहीं सकते, समझे आप, ठीक है। देखो न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन तो ऐसे ही रहेंगे, बट अगर ये 4 रिमूव हो गए तो इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, ओनली 2 बचेंगे। और वो 2 इलेक्ट्रॉन के पास इतनी सारी कैपेसिटी नहीं होती कि वो 6 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज को हैंडल कर सके, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन के पास इतनी सारी कैपेसिटी नहीं होती कि वो 6 प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज को हैंडल कर सके, ठीक है। इसीलिए वो ये 4 को जाने नहीं देते। तो ऑप्शन दूसरा क्या बचा, नए 4 लेके 2-8 बना दे, ठीक है। तो फिर 6 प्रोटॉन के पास भी इतनी सारी कैपेसिटी नहीं होती कि नए 4 आने वाले इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को वो सहन कर सके। आया समझ में,
ठीक है। जो नए 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे मतलब कि नेगेटिव चार्ज ही आए, प्रोटॉन तो लेन देन होती ही नहीं है, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हुए, दैट मीन्स की नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो इसमें प्रोटॉन तो 6 ही थे, तो 6 प्रोटॉन की इतनी सारी कैपेसिटी नहीं है कि वो नए आए हुए चार्ज को हैंडल कर सके, ठीक है। इसीलिए ना तो ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को जाने देता है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन को आने देता है। तो ये क्या करता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। क्या करेगा ये 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। और ये शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब शेयरिंग कैसे होता है वो आगे इसी चैप्टर में धीरे धीरे आगे आगे हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। अब पढ़ना मैं समझाना स्टार्ट करती हूँ कि इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स NaCl, ठीक है। We saw that ionic compounds have high melting and boiling points and conduct electricity in solution or in the molten state। देखा था हमने, ठीक है, कि अगर आयोनिक कंपाउंड का वाटर में डिसोल्व कर दो तो वो उसका जो सॉल्यूशन है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, या तो वो वाटर में सॉल्यूशन ना बनाए हो, एक्वियस सॉल्यूशन ना बनाए हो, बट अगर उसका मोल्टन स्टेट भी हो तो भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, देखा था हमने, ठीक है। और उनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होंगे। क्यों? क्योंकि आयोनिक बॉन्ड जो बनता है ना वो एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जल्दी से टूट नहीं पाता, ठीक है। इसीलिए उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। जल्दी से टूट नहीं सकता तो तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी ना, जितनी ज्यादा एनर्जी उतना टेम्परेचर हाई चाहिए होगा, इसीलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई है, ठीक है ना। वी ऑल्सो सो हाउ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन आयोनिक कंपाउंड्स एक्सप्लेन्स दीज प्रॉपर्टीज, हमने ये भी देखा था, ठीक है। नाउ लेट अस नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सम कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स कैसे होते हैं? मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वी हैव सीन इन चैप्टर 2, ठीक है। कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टर नहीं होते, ठीक है, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है वो बहुत अच्छा कंडक्टर है, वो कार्बन का बना है, वो एक एक्सेप्शन है, ठीक है। बाकी सारे कार्बोनिक कंपाउंड आप देखोगे, ठीक है, उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन के बने हुए जो कंपाउंड्स होते हैं कार्बन कंपाउंड्स, उसे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। फ्रॉम द डेटा गिवन इन टेबल, आपको यहाँ पे टेबल में डेटा दिया है, उसके ऊपर से आप देख सकते हो कि उसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी लो है। कार्बन कंपाउंड जो होते हैं उसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या है, लो होते हैं, ठीक है। नाउ ऑन द बॉइलिंग एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स वी फाइंड दैट दीज कंपाउंड्स हैव लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स एज कंपेयर टू आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड की कंपेरिजन में ये जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं, क्लियर, ठीक है ना। वी कैन कंक्लूड दैट द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड में जिससे जैसे इनका ये जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, दैट मींस कि सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ना वो एकदम स्ट्रॉन्ग होता है, बट कार्बन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता, वो अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा लो होता है, इसीलिए जल्दी से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसीलिए ज्यादा टेम्परेचर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर, ठीक है। Now, since these compounds are largely non-conductors of electricity, we can conclude that the bonding in these compounds does not give rise to any ions. ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब कि उसमें आयंस भी नहीं होंगे। आयंस होंगे जैसे कि इसमें आयंस होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, बट कार्बन कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें आयंस प्रेजेंट नहीं होंगे, क्लियर, ठीक है। नाउ in class 9 we learned about the combining capacity of various elements and how it depends on the number of valence electrons. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसे वो एक दूसरे को देते हैं या तो शेयर करते हैं, ठीक है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो डिपेंड करता है। Let us now look at the electronic configuration of carbon. कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे लिखा, क्या है, 2-4 K और L सेल में, क्लियर, ठीक है। नाउ एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयोनिक कंपाउंड्स अचीव दिस बाय आइदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, बाय गेनिंग और लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन गेन करता है और सोडियम लूज करता है, ठीक है। तो आयोनिक कंपाउंड्स
बॉन्ड कैसे बनाता है? बाय गेनिंग और लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नाउ in the case of carbon it has 4 electrons in its outermost shell and needs to gain or lose 4 electrons to attain noble gas configuration, ठीक है। ऐसे ही कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में या तो वी कैन से वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4, ठीक है। तो उसे गेन या तो लूज करना हो तो वो 4 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 4 लूज करेगा या तो 4 गेन करेगा, ठीक है। कैसा बनने के लिए? नोबेल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन अगर उसे पाना हो, ठीक है, तो या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, ठीक है। नाउ इफ इट वेयर टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, अगर कार्बन गेन या तो लूज करता है इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है? पहला, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 माइनस आयन। गेन इलेक्ट्रॉन मतलब कि लेना, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, मैंने बोला था कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो नेगेटिव आयन बनेगा, ठीक है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कैसा बनेगा? 4 माइनस आयन बनेगा, ठीक है। -4 नहीं लिखते, 4 माइनस लिखते, इसका मतलब हुआ कि 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। -4 नहीं लिखते, 4 माइनस लिखते हैं, याद रखना हमेशा, ठीक है। कोई भी आयन लिखने का ये मेथड है, ठीक है। पॉजिटिव या नेगेटिव आयन आपको लिखना हो तो नेगेटिव साइन नंबर के बाद या तो पॉजिटिव साइन होगी तो वो भी नंबर के बाद आएगी, पहले नहीं आएगी, क्लियर, ठीक है। तो ये अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके, 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन करता है तो एन आयन बनेगा। एन आयन मतलब नेगेटिव आयन, एन आयन मतलब क्या होता है? नेगेटिव आयन। तो C4 माइनस नेगेटिव आयन बनेगा, क्लियर, एन आयन बनेगा, ठीक है। बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। देखो ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स तो थे, नए 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे ना, और न्यूक्लियस में तो 6 प्रोटॉन्स ही हैं, तो 6 प्रोटॉन्स के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल करना इजी नहीं होता, डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना। दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। 10 इलेक्ट्रॉन मतलब कि ये जो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आते हैं उसे मिला के टोटल 10 इलेक्ट्रॉन बनते हैं ना। तो न्यूक्लियस में जो 6 प्रोटॉन्स है ना, उसके लिए ये 10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल करना इजी नहीं होता, उसके साथ होल्ड अप करना इजी नहीं होता, वो डिफिकल्ट होता है, इसीलिए वो ये नहीं कर पाता, इसीलिए वो ये C4 माइनस आयन नहीं बनाता। 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके C4 माइनस आयन वो नहीं बनाता, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स है वो, सॉरी 6 प्रोटॉन्स है वो 10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल नहीं कर सकते। तो दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ठीक है। क्या होगा? देखो, इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 प्लस केटायन। मैंने आपको बोला था कि अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो पॉजिटिव आयन बनता है, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो C4 प्लस आयन बनेगा ना, ठीक है। पॉजिटिव आयन मतलब कि केटायन, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके C4 प्लस केटायन भी वो बन सकता है, बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स लिविंग बिहाइंड अ कार्बन cation with 6 protons in its nucleus holding on to just 2 electrons, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि 6 प्रोटॉन है, उसके सामने सिर्फ वो 2 इलेक्ट्रॉन रख के 4 निकल जाएंगे। तो ये कंपैरिजन में देखो 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। अब 4 को निकलना है तो ये 6 प्लस का सारा अट्रैक्शन फोर्स 2 को मिलेगा ना, ठीक है। तो ये 4 में जो 6 था उसमें से सिर्फ सारा अट्रैक्शन फोर्स सिर्फ 2 को दे के बाद में निकल जाना वो इजी नहीं होता, ठीक है। 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बीच में कुछ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। अब ये 4 को यहाँ से निकलना है तो अपना सारा अट्रैक्शन उसे 2 को देना पड़ेगा, तो ये इजी नहीं होता, इसीलिए ये 4 को रिमूव करना क्या होता है, थोड़ा बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है, और इतनी एनर्जी वो दे नहीं पाता, ठीक है। इसीलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके C4 प्लस केटायन भी नहीं बनाता। आया समझ में, ठीक है। तो ना तो वो नेगेटिव आयन बनता है ना तो वो पॉजिटिव आयन बनता है, ठीक है। कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विथ अदर एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये नहीं बनता, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कार्बन क्या करता है, अपने 4 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, शेयरिंग करता है। शेयरिंग करेगा या तो दूसरे कार्बन एटम के साथ या तो कोई अदर एलिमेंट के एटम के साथ वो शेयरिंग करता है।
अब वो शेयरिंग करके कैसे बनाता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम यहाँ तक रखते हैं, ठीक है।